करते हैं जून के महीने में धनु राशि के जातकों के क्या राजयोग बनने वाले हैं गोचर की अवस्था के आधार पे और क्या दुर्योग बनने वाले हैं। पहली बात तो हम जान लें कि धनु लग्न की कुंडली या धनु राशि की कुंडली में राजयोग कारक प्लेनेट कौन कौन से होते हैं और दुर्योग पैदा करने वाले प्लेनेट कौन कौन से होते हैं। तो धनु लग्न की कुंडली में दोस्तों पहले नंबर पे आप पहले भाव पे देख लें तो 9 नंबर की राशि है ही है, आप जानते ही हैं। 5वें भाव में मेष राशि आएगी धनु राशि के जातकों के, और 9वें भाव में सिंह राशि आएगी। तो ये समझ लीजिए कि धनु राशि के जातकों की कुंडली में पहला भाव धनु राशि से जुड़ा हुआ है जो कि गुरु के प्रभाव क्षेत्र में है, पंचम भाव आपका सूर्य के प्रभाव क्षेत्र में है, और नवम भाव आपका पंचम भाव आपका मंगल के प्रभाव क्षेत्र में है और नवम भाव आपका सूर्य के प्रभाव क्षेत्र में आएगा। तो जब भी त्रिकोण के अधिपति किसी भी कुंडली में किसी भी लग्न की पत्रिका हो सकती है, मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न पर्यंत किसी भी लग्न की पत्रिका में लग्नेश पंचमेश नौमेश ही राजयोग पैदा करते हैं या राजयोग कारक कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्योतिष के नियमों के आधार पे कोई भी ग्रह यदि एक केंद्र एक त्रिकोण का अधिपति हो जाए तो परम शुभ हो जाता है, परंतु नैसर्गिक तौर पे कालपुरुष की कुंडली के आधार पे लग्न भाव परम शुभ, पंचम भाव परम शुभ और नवम भाव सबसे शुभ भाव कहलाता है। तो इन भावों में जिन ग्रहों की राशियां या जिन ग्रहों के अंक आके बैठ जाएं वो अंक से जुड़े हुए ग्रह आपके लिए आपके अत्यंत हितैषी एवं परम राजयोग कारक और शुभदायी हो जाते हैं। तो वैसे धनु लग्न की कुंडली में देखें तो पहले भाव में 9 नंबर है, 5वें भाव में 1 नंबर है, नवम भाव में 5 नंबर है। तो पहले भाव के अधिपति गुरु, 5वें भाव के अधिपति मंगल और नवम भाव के अधिपति सूर्य। तो गुरु मंगल और सूर्य ही धनु लग्न की कुंडली में हमेशा राजयोग देने में सक्षम पाए जाते हैं, सनातन सत्य है। और इन्हीं के आधार पे जो राजयोग आपकी पत्रिका में बनेंगे वही आपको जीवन में सर्वस्व देने वाले कहलाएंगे, सारी इच्छाओं अभिलाषाओं को पूर्ति करने वाले कहलाएंगे। अब वो दुर्योग कौन से हो सकते हैं और दुर्योग किन भावों से बनेगा और दुर्योग पैदा करने वाले प्लेनेट आपकी जन्म पत्रिका में कौन हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो धनु लग्न की कुंडली में छठा भाव, छठे भाव में क्या राशि आएगी आपके? वृषभ राशि। वृषभ राशि के अधिपति कौन होते हैं? दैत्याचार्य शुक्रदेव। तो ये आपके लिए परम अहितकारी प्लेनेट कहलाएंगे, आपके हितैषी नहीं होंगे, परम अहितकारी। अगली राशि आपकी आती है अष्टम भाव में। अष्टम भाव में किस ग्रह की राशि आ रही है? चंद्रमा की राशि। काल पुरुष की कुंडली के आधार पे चंद्रमा को चतुर्थ भाव मिला हुआ है, तो माता भवन भूमि का भाव कहलाता है, मन का भाव कहलाता है, परंतु धनु लग्न की कुंडली में अष्टम भाव मिला हुआ है कर्क राशि को। तो कर्क राशि क्योंकि एक ही राशि आती है, सूर्य और चंद्रमा एक ऐसे प्लेनेट है इनकी 2 राशियां नहीं होती। बाकी आप अदर प्लेनेट्स को देखें, दूसरे ग्रहों को देखें, सभी ग्रहों की 2-2 राशियां पाई जाती है, राहु केतु सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के। राहु केतु की तो खैर कोई राशियां नहीं होती हैं, ये गोचरीय पिंड छाया ग्रह कहलाते हैं, लेकिन चंद्रमा की एक ही राशि होती है, सूर्य की एक ही राशि होती है और चंद्रमा की राशि आपके 8वें भाव में बैठी हुई है। तो चंद्रमा भी आपके लिए परम अहितकारी प्लेनेट कहलाएंगे धनु राशि की कुंडली में। अगला अहितकारी भाव क्या रहेगा दोस्तों? वृश्चिक राशि, जो आपके 12वें भाव में पड़ती है। लेकिन यहाँ पे खुशी की बात यह है कि यदि कोई प्लेनेट 2 भाव का स्वामी हो, जिसमें से एक भाव परम शुभ भाव में जा चुका हो और द्वितीय भाव अशुभ भाव में या त्रिक भाव में जा चुका हो या त्रिक भाव की राशि का स्वामी हो चुका हो, तो वो उसका हम जब कंसिडरेशन करेंगे तो उसकी शुभ राशि को ही कंसिडर करेंगे। मतलब वो शुभ भाव में अगर उसकी एक राशि पड़ी हुई है तो वो ग्रह आपको शुभ फल देने में ही हमेशा सक्षम रहेगा, ये आप मान के चल लें। तो यहाँ पे 12वें भाव में मंगल का जो दोष है बहुत ज्यादा आपके लिए लागू नहीं होगा। तो ये मान के चले दोस्तों, ये हो गया परम नेगेटिव प्लैनेट्स और परम नेगेटिव भाव 6, 8, 12 के। इसके बाद भी कुछ और भाव होते हैं दोस्तों जहां से भी आपके शुभाशुभ की हम गणना करते हैं। जैसे एकादश भाव, जैसे छठे भाव में आपकी राशि क्या शुक्र महाराज की आई थी, तो एकादश भाव में भी राशि आपकी शुक्र महाराज की तुला गई। और ज्योतिष के नियमों के आधार पे लग्न से छठा भाव आपके लिए परम अहितकारी होता है, तो छठे से छठा 11वां भाव भी परम अहितकारी, परम रोगकारक, परम कष्टकारक हो जाता है, बहुत ज्यादा कष्टकारक हो जाता है। तो यहाँ पे शुक्र मतलब ये कहा जाए सर्वोच्च बलि है नेगेटिव प्लेनेट, नेगेटिव इफेक्ट्स देने के लिए। तो यहाँ पे शुक्र आपके लिए कहीं से भला नहीं करने वाले हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि जून माह में किन ग्रहों की स्थितियों से आपकी कुंडली में राजयोग हमें दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो हम देख लें कि आपकी जन्म पत्रिका में धनु लग्न कुंडली में सप्तम भाव में और गुरु सूर्य बुध साथ में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हम केवल गुरु और सूर्य को ही राज्यों की कैटेगरी में
मापेंगे। तो जब सप्तम भाव में गुरु सूर्य एक साथ बैठेंगे तो दोस्तों गुरु के साथ जैसे चंद्रमा के मिलने से गजकेसरी राजयोग बनता है, समान उसी प्रकार से जब गुरु के साथ सूर्य कुंडली के किसी भी केंद्र भाव में बैठ जाए, लगन, पंचम, नवम अथवा चारों केंद्र में से, तो गजकेसरी नामक राजयोग की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ गुरु सूर्य से भी गजकेसरी नामक राजयोग की उत्पत्ति हो रही है। तो गजकेसरी राजयोग जब सप्तम भाव में बनेगा तो क्या देगा दोस्तों, सप्तम भाव में जब बनता है तो दाम्पत्य जीवन को सुधारने का प्रयास करता है, वैवाहिक जीवन को सुधारने का प्रयास करता है, व्यापार को सुधारने का प्रयास करता है, व्यापारिक प्रगति, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने का कार्य करता है। पार्टनरशिप, साझेदारी में यदि किसी प्रकार की तनातनी की स्थिति है तो उसको सुधारने का प्रयास करता है। आपके पार्टनर्स आपके लिए विशेष सहयोगी हो जाते हैं इस समय काल में, और उन्हीं के सहयोग से आप अपने व्यापार को और ग्रोथ की ओर लेके जाते हैं। डेली प्रॉफिट्स की गतिविधि बढ़ जाती है, डेली आवक अच्छी बढ़ जाती है, दैनिक आवक, दैनिक दिनचर्या में जो हम कारोबारी व्यावसायिक व्यक्ति होते हैं, दुकानदार जो व्यक्ति होते हैं, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनका सेल अच्छा बढ़ जाता है। सेल अच्छा बढ़ेगा तो सीधी बात है प्रॉफिट गेन्स अच्छे होंगे। तो ये जो सप्तम भाव का गुरु सूर्य गजकेसरी राजयोग है, जो आपकी पत्रिका में जून महीने में, मैं अभी 15 जून का गोचर देख रहा हूं, तो प्रबल दर्जे का स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, इस अवस्था में जब 15 जून की स्थिति हम देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गुरु की अवस्था सूर्य के साथ अस्त है। गुरु यहाँ पे सूर्य से इतने निकट आ चुके हैं, मतलब 10 डिग्री के अंदर में है, तो गुरु यहाँ पे अस्त हो चुके हैं। परंतु ये 15 जून से जैसे जैसे सने सने सूर्य का गोचर बढ़ता चला जाएगा। गुरु का गोचर तो दोस्तों यहाँ पे 12 से 13 महीने के लिए एज इट इज ही रहेगा, लेकिन जब सूर्य का गोचर, सूर्य तो एक माह में राशि परिवर्तित कर जाते हैं ना, तो सूर्य यहाँ पे 15 तारीख को आ चुके हैं आपकी मिथुन राशि पे। तो मिथुन राशि में ही जब वो गोचर करते हुए 1-1 डिग्री, 2-2 डिग्री, 3-3 डिग्री, 4-4 डिग्री करके 10 डिग्री का परिवर्तन गुरु से दूर कर लेंगे या गुरु से दूरी बना लेंगे, तो यही गुरु सूर्य का गजकेसरी राजयोग जून माह के अंतिम पक्ष तक इतना प्रबल हो जाएगा कि ये जो मैंने फल बताया व्यापार व्यवसाय को लेकर के, पार्टनरशिप, साझेदारी और वैवाहिक जीवन में मधुरता, सुंदरता को लाने के लिए बहुत हितैषी हो जाएगा दोस्तों आपके लिए। अगला हम यहाँ पे दृष्टिकोण ये करें कि गुरु की यहाँ पे दृष्टि कहाँ पे जाएंगी। जब सप्तम भाव में गुरु पदस्थ है धनु राशि कुंडली में, तो गुरु की दृष्टि एकादश भाव में जाएगी। तो जब गुरु की एकादश भाव में दृष्टि जाएगी दोस्तों, तो ये लाभ के नए नए सोर्सेस क्रिएट करेंगे, आपके समाज में अच्छे संबंध क्रिएट करेंगे, बड़े भाई बहनों से संबंध मधुर बनाएंगे, उच्च कुलीन जो आपके फ्रेंड सर्किल के लोग होते हैं उनसे भी आपके संबंधों को मधुर बनाएंगे, और कहीं ना कहीं उन्हीं के माध्यम से आपके व्यापारिक, व्यवसायिक या आय के स्रोतों को जनरेट करने का प्रयास करेंगे। ये गुरु महाराज की पंचम दृष्टि। और पंचम दृष्टि जब एकादश भाव में जाती है तो एकादश भाव दोस्तों आपके लाभों का भी होता है, आपकी इच्छाओं का होता है, आपके मनोनुकूल फलों का होता है, आपकी गुप्त छुपी हुई इच्छाओं की पूर्ति का होता है, आपकी आशाओं की पूर्ति का होता है। तो ये सारी आशाएं भी इस गोचर काल में पूर्ति होती हुई नजर आएंगी। गुरु की सप्तम दृष्टि दोस्तों आपकी धनु राशि के ऊपर, आपके लग्न पे ही आ रही है, आपकी राशि पर ही आ रही है। तो इसके प्रभाव से ऐसे जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, स्वभाव सुंदर बनेगा, में आध्यात्मिकता, धार्मिकता के भाव बने रहेंगे, खुशियों का समावेश होगा आपके जीवन में, और आपका मन एकदम प्रफुल्लित रहेगा, प्रसन्नचित रहेगा, और ईश्वर की भक्ति और आध्यात्म में भी आपकी रुचि जागृत होती हुई नजर आएगी। यदि मन में कदापि किसी के लिए दुर्भावना, विषैली भावनाएं, किसी का बुरा करने की भावनाएं, या किसी को आहत या क्षति पहुंचाने की भावनाएं भी कई बार राहु केतु शनि के प्रभाव से या मंगल के प्रभाव से जो कई बार लग्न में दृष्टि या स्थिति होने से आ जाती है, तो वो स्वभाव को भी गुरु यहाँ पे नष्ट करेंगे। मतलब आपके स्वभाव को, अंतर मन को, आपके चरित्र का शुद्धिकरण यहाँ पे गुरु महाराज करेंगे। गुरु का जो है अगला दृष्टि, गुरु की नवम दृष्टि आपके पराक्रम भाव में, आपके पराक्रम भाव में जा रही है। तो पराक्रम भाव में जब भी गुरु महाराज की दृष्टि पड़ेगी तो वहां पे पहले से पदस्थ राहु हैं, तो राहु के नकारात्मक प्रभाव यदि कुछ होंगे तो उसको भी नष्ट कर देंगे। हालांकि तृतीय भाव में राहु तो राजयोग ही देते हैं, धन के मामले में बहुत अच्छे होते हैं, विदेश यात्राएं भी करवा देते हैं, कई सारी इच्छाओं की भी पूर्ति करवाते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति, आपके साहस, पराक्रम और लगन के साथ किए गए कार्यों से सिद्ध भी करवाते हैं। परंतु फिर भी राहु की चूंकि सप्तम दृष्टि आपके भाग्य में, तो कहीं ना कहीं भाग्य में भी विघ्न का कार्य यहाँ पे राहु की सप्तम दृष्टि करती है। तो उस राहु के प्रभाव को कहीं ना कहीं गुरु नष्ट करके, नकारात्मक प्रभाव को नष्ट करके शुद्धता लाने का प्रयास करेंगे। और गुरु के प्रभाव से, गुरु की नवम दृष्टि जब पराक्रम में रहेगी तो छोटे भाई बहनों के पक्ष से आपको खुशखबरियां मिलने के
योग बनेंगे। छोटे भाई बहनों के कार्य क्षेत्र में प्रगति का योग बनेगा। छोटे भाई बहनों से संबंध मधुर बनेंगे। अधीनस्थ कर्मचारियों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। अधीनस्थ कर्मचारियों के किए गए कार्यों के माध्यम से आपके निवेशों, आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति के योग बनते नजर आएंगे। और आपके लिए गए किसी भी रिस्क वाले निर्णय को ये लाभ में कन्वर्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे। यदि आप किसी प्रकार की इच्छा रखते हैं बाहर घूमने फिरने की या सैर सपाटे की, तो ये सैर सपाटे करने का या दूरस्थ स्थानों में यात्रा करने का भी बहुत सुंदर समय रहेगा। और मीडिया मंच, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए भाई बंधुओं के कार्य क्षेत्र में या आपकी कोई ऐसी छुपी हुई स्किल्स हो जिसमें आप कम्युनिकेशन के माध्यम से जनता से जुड़ते हैं और इसी प्रकार के किसी कारोबार से आप जुड़े हैं, तो उस कारोबार में धन की इजाफा, धन की प्रगति, धन की प्राप्ति का कार्य भी यहाँ पे गुरु महाराज की नवम दृष्टि करेगी। तो दोस्तों, एक गुरु सूर्य का गजकेसरी राजयोग जो आपके जून माह में बनने वाला है, ये आपके लिए परम शुभकारी है। अगला हम देख लेते हैं कोई ऐसा राजयोग आपकी जन्म पत्रिका में। तो दोस्तों, ऐसा कोई विशेष राजयोग तो फिर आपका जून माह की पत्रिका में, जून माह की गोचर पत्रिका में तो नजर नहीं आ रहा है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि जून माह में आप धनु राशि के जातकों की कुंडली में नकारात्मक योग ऐसे क्या बनने वाले जिनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। चलिए देख लेते हैं। आपके नवम भाव में मंगल केतु का अंगारक योग गोचर कर रहा है दोस्तों। आपके सिंह राशि नवम भाव में जब मंगल के साथ केतु होंगे तो मंगल तो बहुत शुभ है दोस्तों, जो कि सिंह राशि में, क्योंकि अग्नि तत्वीय प्लेनेट मंगल कहलाते हैं और अग्नि तत्वीय प्लेनेट सूर्य की राशि में स्वयं वो गोचर कर रहे हैं। तो अगर कोई एक प्लेनेट जो स्वयं अग्नि तत्व का हो तो दूसरे अग्नि तत्वीय ग्रह में गोचर करे तो उसे उसके जैसे ही माहौल वातावरण वहां पे मिल जाता है तो काफी कंफर्टेबल फील करता है। और वैसे भी देवताओं में नवग्रहों की श्रेणी में सूर्य महाराज राजा कहलाते हैं तो मंगल महाराज सेनापति कहलाते हैं। तो सेनापति का गोचर राजा की राशि में हो या राजा का गोचर सेनापति की राशि में हो, दोनों ही अवस्था में राज्यों की उत्पत्ति होती है। तो मंगल कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सकारात्मक रिजल्ट लेके आ रहा है। ये आपके बिगड़े हुए कार्य को बनाने वाला है। हर रुके हुए कार्य जो पेंडिंग थे उन सब कार्य को इस माह में सिद्ध करवा देगा। आपकी शिक्षा संबंधी, उच्च शिक्षा संबंधी कोई कार्य रुका हुआ था तो वो भी आपका दूर हो जाएगा। फाइनेंशियल किसी ट्रैप में आप फंसे हुए हैं, कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, कैश आपका रुका हुआ है, कोई आपको समय पे आपके दिए गए पैसे या आपके व्यापारिक पैसे आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो भी इस मंगल के प्रभाव से आपको ये आपके कार्य बनते नजर आएंगे। हाँ, मंगल यदि जब नवम भाव में गोचर करते हैं तो व्यापार में प्रगति का भी अवश्य योग देते हैं, उच्च शिक्षा का भी योग दे देते हैं और कहीं ना कहीं यात्रा कराने के लिए भी आपको प्रेरणाएं देते हैं, यात्रा कराने के अवसर भी आपको क्रिएट करते हैं। परंतु जब मंगल के साथ केतु यहाँ पे साथ में बैठते हैं दोस्तों, तो ये जितने सो प्रभाव मैंने जो मंगल के भी आपको बताया, इसमें कहीं ना कहीं नकारात्मकता आने का भी योग बना रहता है। क्योंकि मंगल और केतु जब साथ में होते तो अंगारक नामक एक गंदी कैटेगरी का योग बनता है जो आपको फाइनेंशियल ट्रैप में फंसाने का पूरा प्रयास करता है, मतलब आर्थिक हानि, वित्तीय हानि का योग करवाता है। इस बीच में अगर आपकी किसी व्यक्तियों से, किसी नए व्यक्तियों से अगर संबंध जुड़ते हैं तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे संबंध आप किसी से ना पाले, क्योंकि इस ट्रांजिशन के दौरान जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आएंगे आमतौर पर ऐसे लोग धोखेबाज, फ्रॉड और चीटर होते हैं जो आपसे अवसरवादी होकर के आपसे केवल फायदा उठाने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तो थोड़ा सा संबंधों में बचने का प्रयास करेंगे। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा चिंतित होने की आवश्यकता है, क्योंकि जब मंगल केतु नवम भाव में हो, अंगारक योग हो, तो पिता के स्वास्थ्य में भी गड़बड़ी की स्थिति यहाँ पे दिखाई देती है। अगला दोस्त यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, शुक्र आपके लाभ भाव के स्वामी और रोग, ऋण, कर्जों, नुकसान, घाटे, परेशानी, बीमारी, विपत्तियों के स्वामी होकर के लग्न से पंचम भाव में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। एक तो शत्रु की राशि में गोचर कर रहे हैं, ऊपर से खुद अच्छे भाव के स्वामी नहीं है शुक्राचार्य यहाँ पे। एक तो छठे भाव के भी स्वामी हो गए, दूसरे एकादश भाव के स्वामी हो गए। एकादश भाव मटेरियल स्टेट गेन के लिए अच्छा है, भौतिक जगत की प्राप्ति, भौतिक जगत की इच्छाओं की पूर्ति के लिए भाव अच्छा है। परंतु कहीं ना कहीं लग्न से छठे से छठा होने के कारण, मतलब 11वां भाव जो क्या होता है, लग्न से छठे भाव का छठा होता है तो परम रोग कारक होता है। तो दो रोग कारक भाव के स्वामी यहाँ पे शुक्राचार्य हो जाते हैं और आपके पंचम भाव में आकर के गोचर कर रहे हैं। तो पंचम भाव किस चीज का होता है, शिक्षा का, संतान का, प्रेम पक्ष का, है ना, और आपके विवेक संबंधी निर्णयों का, आपकी सूझबूझ का, तार्किक क्षमताओं का, आपके एजुकेशन सेक्टर का। तो इन सारे सेक्टर में कहीं ना कहीं शुक्र कड़वाहट घोलने का कार्य करेंगे। संतान के साथ किसी प्रकार की रोग की स्थिति, किसी प्रकार की छुटपुट दुर्घटना की भी स्थिति यहाँ पे नजर आती है, क्योंकि रोग, ऋण, कर्जे
का भाव का स्वामी जब आपके संतान भाव से जुड़ता है तो संतान संबंधी कष्ट पैदा हो जाते हैं। संतान भाव में किसी प्रकार की अवरुद्धता या संतान के सुख में कमी या संतान के स्वास्थ्य में खराबी की भी स्थिति यहाँ पे दिखाई देती है। प्रेम पक्ष में कहीं ना कहीं अच्छा भी योग है, मिला जुला प्रभाव आएगा क्योंकि शुक्र रोमांटिक प्लेनेट है, लव के प्लेनेट है, रूपक के प्लेनेट है, तो प्रेम प्रसंग के लिए बहुत अच्छे हैं। परंतु फिर भी प्रेम प्रसंग में कहीं ना कहीं कड़वाहट घोलने का भी कार्य करेंगे, क्योंकि शुक्र का नैसर्गिक गुण तो बहुत प्यारा है, रूपक सौंदर्य और अट्रैक्शन से भरा हुआ है, लेकिन स्थान दोष चूंकि छठे और 11वें भाव के स्वामी होने से स्थान दोष उनको लगा हुआ है, तो स्थान दोष की वजह से जब वो पंचम भाव में गोचर करेंगे तो प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंधों में भी कहीं ना कहीं कड़वाहट घोलने का प्रयास करेंगे, या आपके प्रेम पक्ष को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, प्रेम पक्ष को मलिन करने का प्रयास करेंगे। तो प्रेम पक्ष में जितने भी जातक मतलब उलझे हुए हैं, लिपटे हुए हैं, या उन सारे जातकों से मैं निवेदन करता हूं कि इन समय में अपने सारे संबंधों को बरकरार बनाए रखने का पूरा प्रयास करें। संबंधों में बिगड़ाव की स्थिति दिखाई देती है। संतान पक्ष के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। शिक्षा के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी तकलीफ इस गोचर काल में, इस महीने में दिखाई दे रही है। अगला गोचर हम देख लेते हैं। शनि महाराज आपके चतुर्थ भाव में मीन राशि के हैं, तो दोस्तों ये सब प्रभाव देंगे, क्योंकि गुरु महाराज से शनि की कोई भारी मतभेद की अवस्था नहीं है, मतलब सब मित्र ही कहलाते हैं, बहुत अच्छे मित्र नहीं है लेकिन बहुत अच्छे शत्रु भी नहीं है, मतलब समानता वाला भाव रखते हैं। तो जब भी शनि चौथे भाव में आते हैं तो ये वाहन भवन भूमि प्रॉपर्टी संपत्ति में विलंब से आपकी कार्य सिद्धि करवाएंगे और विलंब से आपकी इच्छाओं की पूर्ति कराएंगे। यदि कोई वाहन लेना चाहते हो या कोई राजनीतिक पद का चयन करना चाहते हो या किसी पद में आप सरकारी नौकरी या प्राइवेट सेक्टर में किसी पदोन्नति का योग आप चाहते हो, तो कहीं ना कहीं विलंब के साथ ही आपके सारे योगों को पूरा अवश्य करेंगे, परंतु करेंगे अवश्य। और जब शनि महाराज की सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव में कार्य क्षेत्र में जाती है तो कार्य में भी कहीं ना कहीं विलंब की स्थिति दिखाई देती है। कोई भी कार्य आपका सरलता से सहजता से इस ट्रांजिशन पीरियड में नहीं दिखाई देगा। धीमी गति से ही काम बनेंगे, लेकिन ये बात तो है कि काम आपके अवश्य बन जाएंगे। रिजल्ट लेट मिलेंगे लेकिन रिजल्ट 100% मिलेंगे, आपको सफलता की पूरी गारंटी रहेगी। तो कुल मिला के दोस्तों धनु राशि के जातकों का ये जून माह में दुर्योग और राजयोग के बारे में मेरा एक प्रेडिक्शन था। मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगले टॉपिक में मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँगा किसी अन्य जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आपके प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।